नमस्ते स्टूडेंट्स। कल हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था 13वां अपने बीमा परिचय एवं महत्व, जिसमें हमने कल बीमा की विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन किया। बीमा की परिभाषाएं 3 प्रकार से हमने पढ़ी थी। एक पढ़ी थी हमने बीमा की सामान्य परिभाषाएं, दूसरी हमने पढ़ी थी इसकी कार्यात्मक परिभाषाएं, तीसरी हमने पढ़ी थी वैधानिक या कानूनी या अनुबंधात्मक परिभाषाएं। इन परिभाषाओं का हम अगर गहनता से अवलोकन करें, अध्ययन करें, तो हम पाएंगे कि इन परिभाषाओं के आधार पर बीमा की कुछ मूलभूत विशेषताएं या उसकी प्रकृति उजागर होती है। तो आज अपना जो टॉपिक है वो यही है। आज का प्रकरण अपना है बीमा की विशेषताएं। हम बीमा की विशेषताओं को अध्ययन करेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा। अच्छा चैप्टर है, अपने जीवन में काम में आने वाला एक टॉपिक है बीमा, क्योंकि आज संसार का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की जोखिम से घिरा हुआ है। तो बीमा की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, प्रत्येक संस्था के लिए है। अब वो व्यावसायिक संगठन हो चाहे गैर व्यावसायिक संगठन हो, किसी भी क्षेत्र में काम किया जा रहा है तो जोखिम बरकरार रहती है। उस जोखिम से बचने का उपाय बीमा है। तो बीमा की आवश्यकता हम सबको होगी, इसलिए ये बड़े ध्यान से आप इस पूरे चैप्टर का अच्छे से अध्ययन करेंगे। यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं आज बीमा की विशेषताएं। देखिए विशेषताएं बहुत सरल है, बहुत आसानी से आप इनको याद कर सकते हैं, क्योंकि विशेषताएं उन परिभाषाओं से ही बनी हैं जो परिभाषाएं हमने कल पढ़ी थी। देखिए इसमें जो विशेषताएं, उसमें पहला जो पॉइंट है वो है जोखिमों से सुरक्षा। बीमा जोखिमों से सुरक्षा का उपाय है, तो यह हमें विभिन्न प्रकार की जोखिमों से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। आर्थिक सुरक्षा, सिर्फ आर्थिक सुरक्षा, बड़े ध्यान से सुनिए। जोखिमों से सुरक्षा, बीमा आर्थिक सुरक्षा का कवच है। बीमा आर्थिक सुरक्षा का कवच है। अगर हमें आर्थिक दृष्टि से कोई नुकसान होता है तो बीमा उस नुकसान की भरपाई करेगा। तो ये जोखिमों से सुरक्षा करता है। आर्थिक जोखिमों का, यह जीवन का, इसी के साथ साथ माल या संपत्ति में व्याप्त जो जोखिम है, और जोखिम केवल और केवल आर्थिक जोखिम की बात की जा रही है, को समाप्त नहीं कर सकता है। देखिए बीमा कभी भी जोखिम को समाप्त नहीं कर सकता, जोखिम बरकरार रहेगी। एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास बाइक है, मैंने उसका बीमा करवा रखा है, चोरी का बीमा। तो क्या अब बाइक चोरी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है अभी भी। तो उससे सुरक्षा बीमा नहीं करेगा। बीमा कंपनी वो नहीं कर रही है कि ना अब वो जोखिम है ही नहीं, बल्कि मान लीजिए अगर ऐसी घटना घटित हो जाती है तो मेरे को जो आर्थिक नुकसान होता है उस आर्थिक नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करेगी। तो जोखिमों से सुरक्षा प्रदान कर रहा है। जोखिमों से सुरक्षा यानी जोखिम समाप्त नहीं कर सकता, बल्कि जोखिम को कम करता है। जोखिमों को कम करने का और सुरक्षित तरीका है। तो जोखिमों से सुरक्षा इसमें पहला है। जी हाँ, हम यहाँ अपने दूसरी विशेषता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी विशेषता है जोखिमों का विभाजन। जोखिमों का विभाजन, जी सुनिएगा। बीमा जोखिम का विभाजन करता है। विभाजन करने का तरीका है, हमने इसके विशेषताओं के अंतर्गत पढ़ा था कि ना बीमा कंपनी क्या करती है, किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी संस्था के अगर कोई घटना घटित होने से उसको आर्थिक हानि होती है, तो उस आर्थिक हानि को उस समूह विशेष में, अब समूह हो गया कि मान लीजिए जिन व्यक्तियों ने एक समान जोखिम के विरुद्ध बीमा लिया था, तो उसमें उन्होंने जो अंशदान दिया था उसमें से आपको भरपाई करेगी या क्षतिपूर्ति करेगी आपके नुकसान की। इसलिए यह क्या है, एक व्यक्ति की जोखिम को समूह के अन्य व्यक्तियों में हस्तांतरित कर देती है, यानी बांट देती है। तो ये जोखिमों का विभाजन है। अगर मान लो ये घटनाएं परिवार के सदस्य की मृत्यु है, समुद्र में होने वाली घटनाएं हैं, चोरी है, प्राकृतिक प्रकोप है, ये कोई भी हो सकती है, तो आर्थिक हानि जो होती है वो सभी बीमित व्यक्तियों में बांट दी जाती है।
तीसरी इसमें हम विशेषता पढ़ने जा रहे हैं, वो है सहकारी व्यवस्था। सहकारी व्यवस्था, जी सुनिएगा, बीमा सहकारी व्यवस्था है। सहकारी व्यवस्था का तात्पर्य है यह सहकारिता के सिद्धांत पर कार्य करता है। सहकारिता का सिद्धांत है एक सबके लिए और सब एक के लिए। एक तो सबके लिए काम करता है और सब एक के लिए काम करते हैं। सहकारिता का सिद्धांत यही है, तो बीमा भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति की जोखिम अन्य व्यक्ति मिलकर अपने कंधों पर वहन कर लेते हैं। तो एक सब के लिए काम करते हैं और सब है वो एक के लिए काम करते हैं। इसके अंतर्गत सामूहिक हित के लिए कुछ लोग स्वेच्छा से अंशदान देकर एक कोष का निर्माण करते हैं तथा किसी सदस्य को होने वाली हानि उस कोष में से क्षतिपूर्ति कर दी जाती है। तो बीमा सहकारी व्यवस्था है। अगला है बीमा का क्षेत्र है वो विस्तृत है। बीमा का क्षेत्र है वो विस्तृत क्षेत्र है बीमा। जी ध्यान से सुनिए, बीमा का क्षेत्र विस्तृत है और दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सामान्यतः हम जिन बीमा के बारे में जानते हैं, आपने सुना होगा जीवन बीमा, अग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा, ये तो पहले से चल रहे हैं, ये बीमा तो है ही है। इसके अलावा अन्य और भी बीमा जुड़ते जा रहे हैं, जैसे कि वाहन का बीमा है, फसल का बीमा है, पशुधन का बीमा है। इसी प्रकार जैसे कि मान लीजिए चिकित्सा बीमा है, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। चिकित्सा बीमा, मान लीजिए आज आपको कोई गहन बीमारी नहीं है, ईश्वर की कृपा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि निकट भविष्य में आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ईश्वर करे ना हो, लेकिन लोगों को एक भविष्य की चिंता सताती है। तो अगर कोई गहन बीमारी हो जाए तो उसके इलाज के लिए मोटी रकम चाहिए। तो इस जोखिम के विरुद्ध लोग अपना चिकित्सा बीमा ले रहे हैं, जिसमें अगर कोई है ना, मान लो गहन बीमारी होती है तो उस पर जो इलाज का खर्च होना है वो बीमा कंपनी चुकाएगी। तो चिकित्सा बीमा, इस प्रकार इसका क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है और आगे भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे जोखिम का क्षेत्र बढ़ेगा वैसे वैसे बीमा का क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि बीमा क्या है? सुरक्षा करने का उपाय है जोखिम के विरुद्ध। बीमा जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा का उपाय है। तो जो जो क्षेत्र में जैसे जैसे जोखिम आती जाएगी वैसे वैसे बीमा का क्षेत्र भी है वो विस्तृत होता जाएगा। तो बीमा का क्षेत्र है वो विस्तृत है। फिर है अगली इसकी विशेषता, शुद्ध जोखिम का बीमा। शुद्ध जोखिम का बीमा, ध्यान से सुनिएगा, शुद्ध जोखिम का बीमा 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था। जो जोखिम होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है परिकल्पी जोखिम। परिकल्पी जोखिम, अब परिकल्पी जोखिम का मतलब क्या है? परिकल्पी वे जोखिम होती है जिसमें दोनों संभावनाएं होती है, लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। जैसे सट्टेबाजी, अगर कोई क्रिकेट का सट्टा कर रहा है तो उसमें क्या होगा? उसमें लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। तो ऐसी जोखिम है वो परिकल्पित जोखिम है, इसका बीमा नहीं किया जा सकता। बीमा केवल और केवल दूसरे प्रकार की जो जोखिम है, शुद्ध जोखिम, उसी का किया जाएगा। शुद्ध जोखिम में एक ही संभावना रहती है और वो है केवल हानि होने की संभावना, लाभ किसी भी सूरत में नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अग्नि बीमा आपने करवाया अपनी संपत्ति का, और अगर संपत्ति को आग से हानि होती है तो आपको नुकसान होगा, आर्थिक हानि होगी। और अगर आग नहीं लगेगी, घटना घटित नहीं हुई, तो आपको हानि नहीं होगी, बस नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसकी जगह ये नहीं कह सकते कि लाभ होया, लाभ भी नहीं हुआ, स्थिति वही है जो पहले थी। तो शुद्ध जोखिम में एक ही संभावना रहती है, अगर होगी तो हानि होगी, अन्यथा हानि नहीं होगी, लाभ नहीं हो सकता। जहाँ लाभ होने की संभावना होती है वो परिकल्पित जोखिम है। तो परिकल्पित जोखिम का बीमा नहीं किया जा सकता। बीमा केवल और केवल शुद्ध जोखिम का ही किया जाता है। जी, छठा इसमें है वो है लोकनीति व लोकहित के विरुद्ध बीमा नहीं होता। जी, लोकनीति या लोकहित के विरुद्ध बीमा नहीं किया जा सकता। बीमा केवल उन्हीं कार्यों का किया जा सकता है जो लोकनीति या लोकहित के लिए किए जा रहे हैं।
लोक नीति या लोक हित के विरुद्ध अगर कोई कार्य किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि कोई लुटेरा है या कोई चोर है, माल चोरी करके लाया, अब वो भारी मात्रा में हो गया, बहुत ज़्यादा माल है और उसको वो कहाँ रखे सुरक्षित, इसलिए वो उस माल का बीमा करवा ले कि उसको नुकसान नहीं हो जाए। ऐसा वो नहीं कर सकता। वास्तविक जो मालिक है वही संपत्ति या अपने माल का बीमा करवा सकता है। चोरी किए गए माल का बीमा नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोक हित के विरुद्ध है और लोक हित के विरुद्ध जो कार्य होता है उसका बीमा नहीं हो सकता। अगला इसमें अपन पढ़ेंगे, वो देखिए क्या पढ़ेंगे, लोकहित या लोक नीति आप समझ चुके होंगे। ऐसे कोई कार्य है जो लोकहित के विरुद्ध हो उनका कभी भी बीमा नहीं करवाया जा सकता है। तो लूट के माल का बीमा नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। केवल बीमा उन्हीं कार्यों के लिए किया जा सकता है जो लोक नीति के विरुद्ध नहीं है, लोक नीति के विरुद्ध नहीं है। तो 6 पॉइंट हम यहाँ पढ़ चुके हैं। 7वां अपना पॉइंट है वो है कानून द्वारा नियमन। कानून द्वारा नियमन, देखिए बीमा का नियमन कानून के द्वारा होता है। सभी प्रकार के देशों में बीमा को नियंत्रित करने के लिए, उसका संचालन करने के लिए अनेक प्रकार के कानून समय समय पर बनाए गए हैं। तो इसी प्रकार अपने भारत देश में भी समय समय पर विभिन्न कानून बने हैं, जैसे कि जीवन बीमा अधिनियम, समुद्री बीमा अधिनियम। और एक जो महत्वपूर्ण बदलाव इस क्षेत्र में किया गया वो क्या था, ध्यान से सुनिएगा, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई। अब ये क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ये है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IRDA, इरडा। आपको प्रश्न भी पूछा जा सकता है इरडा का पूरा नाम बताइए, तो इरडा का पूरा नाम हो गया इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, शॉर्ट में इरडा, और हिंदी में इसका पूरा नाम है बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है। और भारत में यही एक है इरडा जो जितने भी प्रकार के बीमा है उन सब प्रकार के बीमा का नियमन करता है या उनको नियंत्रित करता है। यही ऐसे कानून बनाता है जिसके तहत बीमा क्षेत्र में कार्य किया जाएगा। तो इरडा, अगर आपको मान लो बीमा एजेंट बनना है तो इरडा द्वारा जो दी गई गाइडलाइन है उनको आपको फॉलो करना होगा। इसमें आपको जो एग्ज़ाम फाइट करनी होगी वो भी इरडा ही आयोजित करवाता है। तो इरडा ही इसका नियमन एवं उसका नियंत्रण करता है भारत में। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, ठीक है जी। तो इसका जो नियमन है वो कानून के द्वारा होता है। 8वां इसमें पॉइंट है वो है जोखिमों का मूल्यांकन। जोखिमों का मूल्यांकन, अब जोखिमों का मूल्यांकन कैसे, गौर से सुनिएगा। जोखिम का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, क्योंकि जोखिम के मूल्यांकन के आधार पर ही प्रीमियम की राशि तय होती है। जितनी अधिक जोखिम होगी उतना ही अधिक प्रीमियम आपको चुकाना होगा। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक टेलरिंग की दुकान है, टेलर की दुकान है, वो टेलर का काम कर रहा है। उसके बगल में एक दवा की दुकान है, एक किराना स्टोर है। तो वहाँ जोखिम कम है किसकी तुलना में, अब सुनिए। एक टेलर की दुकान है, उसके बगल में एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम की दुकान है, इलेक्ट्रिसिटी की, और उसके पास दूसरी साइड में पटाखा शॉप है, पटाखों की दुकान है। तो वहाँ जोखिम ज़्यादा हो गई, इसलिए ऐसी स्थिति में प्रीमियम ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। तो बीमा तब किया जाएगा, इसमें महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है, यहाँ जोखिमों का मूल्यांकन किया जाता है और जोखिम कितनी है उसके आधार पर प्रीमियम का निर्धारण किया जाता है। देखो इसके अंदर से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि बीमा में प्रीमियम का निर्धारण की प्रक्रिया क्या है, कैसे किया जाता है। तो आप बता सकते हो इसी को कि जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है। जितनी अधिक जोखिम होगी, हानि होने की संभावना जितनी अधिक होगी, उतना ही ज़्यादा प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। और 9वां इसमें पॉइंट है वो है बीमा जुआ नहीं है। बीमा जुआ नहीं है। बीमा जुआ नहीं है, क्यों नहीं है, ध्यान से सुनिए। बीमा
और जुआ, इन दोनों में अंतर भी पूछ सकते हैं। बीमा में और जुआ में अंतर बताइए, या बीमा जुआ नहीं है स्पष्ट कीजिए। तो ये किस प्रकार से होगा, ध्यान से सुनिएगा कि जो बीमा है वो जुआ नहीं है। जुए में एक पक्षकार को हानि होती है और दूसरे पक्षकार को लाभ होता है, तो वहाँ परिकल्पी जोखिम हो गई, हानि भी हो सकती है, नुकसान भी हो सकता है, इसलिए बीमा जुआ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, बीमा है वो जोखिम से बचने के लिए करवाया जाता है, जबकि जुआ है वो मनोरंजन के लिए खेला जाता है। इसी प्रकार बीमा है वो अनुबंध है, कानूनी रूप से ये स्वीकृत है, बीमा किया जा सकता है, जबकि जुआ है वो प्रतिबंधित है, गैर कानूनी है, इसलिए बीमा जुआ नहीं है, बीमा जुआ नहीं माना गया है। इसी के जैसे अगली अपनी एक विशेषता है, बीमा दान नहीं है, बीमा दान नहीं है। अब दान कैसे नहीं है, ये भी गौर से सुनिएगा आप। बीमा दान इसलिए नहीं है क्योंकि जो दान ले रहा है उसे बदले में कुछ देना नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ अगर बीमा कंपनी किसी को भुगतान कर रही है, किसी को अगर बीमा कंपनी से ना क्षतिपूर्ति प्राप्त हो रही है, तो वो कोई ना एहसान नहीं है, बीमा कंपनी एहसान नहीं कर रही है, बीमा कंपनी उसको दान में नहीं दे रही है, उसने इसका बॉन्ड खरीदा है, अनुबंध किया है बीमा कंपनी से, उसको प्रीमियम दिया है, तब कोई जाकर बीमा कंपनी उसके जोखिम के विरुद्ध उसने सुरक्षा का वचन दिया था और आज क्षतिपूर्ति कर रही है, जबकि दान लेने वाले को देना नहीं पड़ता है, यहाँ देना पड़ रहा है, प्रीमियम चुकाना पड़ेगा, इसलिए बीमा दान नहीं है। बीमा दान इसलिए नहीं है क्योंकि बिना किसी वास्तविक प्रतिफल के ही दान दिया जाता है, जबकि बीमा में वैध और वास्तविक प्रतिफल होता है, जिसे हम बीमा के क्षेत्र में प्रीमियम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीमियम। बीमा करता जो है यानी कि बीमा कंपनी बीमित से एक निश्चित प्रीमियम या प्रतिफल लेता है, जबकि दान लेने वाले को कुछ देना नहीं पड़ता। बीमा एक व्यापार है, दानकर्ता को दान के बदले कुछ आर्थिक लाभ नहीं होता। इस प्रकार हमने बीमा की ये 10 विशेषताएं पढ़ी है। इसके अलावा कुछ और विशेषता भी हो सकती है, जैसे बीमा सिद्धांतों पर आधारित है, बीमा एक संस्थागत ढांचा बन गया है, इस प्रकार की और हो सकती है। बाकी ये 10 आपके लिए सफिशिएंट है, इनको आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। कोई बात नहीं समझ में आए तो आप आसानी से हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।